हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने एक नए और कमोबेश आखिरी टॉपिक के साथ, जो कि सेक्शन 3 में हमारे पास आता है। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 2000 तक के ईयर तक है। ठीक है, 1947 से लेके 1999 एंड 2000 तक, जब तक मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया इस सेक्शन में। ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं और हमारे पास आखिरी टाइम फ्रेम आ गया जिसमें 1996 या 1992 से ऑनवर्ड्स हम देखेंगे, जिसमें नवाज शरीफ का एरा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नवाज शरीफ के सक्सेसेस देखते हैं और फेलियर्स देखते हैं, क्योंकि हम इसमें सक्सेस और फेलियर ही का सवाल बनता है ज्यादातर, क्योंकि इनके पास टाइम फ्रेम इतना कम था। क्योंकि बेनजीर और नवाज शरीफ आपस में इतने लड़ते रहे कि उन्होंने एक दूसरे को टर्म पूरा नहीं करने दिया। इनकी अपनी गलतियां भी थी, प्लस दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में भी लगे रहे। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट वाला सिलसिला रहता रहता है, आप आजकल भी देखते होंगे। तो देखते हैं सबसे पहला सक्सेस क्या था नवाज शरीफ के हवाले से। he started national reconstruction program to develop industries, reversing the effects of Zulfikar Ali Bhutto's nationalization policy. For more than 50 industrial unit, यहाँ ये पोर लिखा हुआ है, ये मोर है बेटा। ठीक है, more than 50 industrial units and 2 banks and PTCL were privatized. अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो बची कुची चीजें थी ना, ज़ियाउल हक ने तो आके कर दिया था ना, नेशनलाइजेशन के साथ डीनेशनलाइज कर दिया था, याद। यहाँ पर जो बचा कुचा रह गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया नवाज शरीफ ने आके, और ये उसके प्लस पॉइंट में जा रहा है। उसने क्या किया, ज़ियाउल हक की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के रिवर्स में काम किया। ठीक है, और मोर देन 50 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे उनको और 2 बैंक को और पीटीसीएल को प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट में जा रही है, इसलिए सक्सेस में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्या किया उसने, किस तरह इस पॉइंट को बताओगे। ज़ियाउल हक की जो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी उसको उसने रिवर्स इंजीनियर किया। ठीक है, और मोर देन 50 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड 2 बैंक्स एंड पीटीसीएल वर प्राइवेटाइज। इसका मतलब एक तरफ नेशनलाइजेशन हो रही थी, इसने आके क्या की, प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, अभी ज्योग्राफी का वो वाला चैप्टर हमारा रहता है ट्रेड से रिलेटेड वाला, इंडस्ट्री से रिलेटेड वाला, सॉरी, तो उसमें इस चीज को हम जरा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, नेशनलाइजेशन में सारी चीजें गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइजेशन में सारी चीजें प्राइवेट पब्लिक की मिल्कियत। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ देखो लिखा क्या है, द बर्डन ऑन द नेशनल ट्रेजरी वाज रिमूव्ड एंड देन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्टोर्ड। इससे हुआ क्या, इसका मतलब तुम्हारे पास एक फैक्ट है, तुम उस फैक्ट को डेवलप कर रहे हो, सक्सेस को डेवलप कैसे कर रहे हो, उसका फायदा कैसे हुआ कि जो नेशनल ट्रेजरी थी उसके ऊपर एक बहुत बर्डन था। यही पॉइंट हमारे पास ज़ियाउल हक के उसमें भी आया था, याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो थी वो आखिर में दम तोड़ रही थी और इसने आके फौरन डी नेशनलाइजेशन की थी। तो यहां पर भी वही काम हो रहा है और उसी तरह के रिवर्स फायदे मिल रहे हैं। ठीक है, he initiated the Ghazi Barotha hydro power project plus Gwadar mini port on Makran coast. This hydro power project could produce 1450 megawatt, stimulated the economy with the help of large scale projects. अब यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट का नाम दिया है और गवादर मिनी पोर्ट का नाम दिया है जी। सर यहाँ पे मिलियन वॉट्स होगा या मेगा वॉट्स? मेगा, मिलियन वॉट्स का तो मुझे नहीं पता, 14,000 मेगावाट्स होगा, क्योंकि मेगा ही होता है, मिलियन का तो नहीं पता मुझे, अगर हो तो भाई मुझे बता देना। ठीक है, अच्छा यहां पर उन्होंने एक चीज की, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट लगाया और मकरान कोस्ट के ऊपर गवादर का मिनी पोर्ट बनाया। ठीक है, अगले पॉइंट में वो बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टेड दी मोटरवे बिटवीन इस्लामाबाद, अच्छा ये बिटवीन का टी चला गया भाई, ठीक है, बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, फर्स्ट मोटरवे इन साउथ एशिया, ये साउथ एशिया का पहला मोटरवे था। ठीक है, जिसपे वो इतना करते हैं आज भी, वो इसलिए करते हैं कि पहला मोटरवे था साउथ एशिया का, तो उस हिसाब से तो बड़ी चीज थी। ठीक है, this facilitated the industries and reduced the burden on existing road networks, improved transport sectors। याद है राज और राफे, हमने फेस टू फेस क्लास में जब ये कोरोना वायरस नहीं था उससे पहले एक आधे सेशन से पहले हमने 3 चैप्टर्स एक साथ किए थे स्टीयर राइट एकेडमी में, याद है, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन, याद है।
तो क्या जी सर। ये Yes, sir. रोड का नेटवर्क जो है, क्या ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, क्या ये कम्युनिकेशन में काम आता है, क्या ये बर्डन नहीं कम करता? हमने देखा था मोटरवे और हाईवेज, मोटरवेज बने ही इसलिए थे कि हाईवे का बर्डन कम हो जाए। देखो वो वाली बात यहाँ पर आ गई दोबारा। जी सर। ज्योग्राफी और हिस्ट्री रिलेटेड हो गए एक बात। और इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। एग्जैक्टली। और देखो ये उन्हीं जगह पर है। अब देखो मैं तुम्हें वो वाली क्लास याद दिला रहा हूँ जो तुम सबने ली थी, जिसमें मैंने कहा था हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, जिसमें मैंने तुम लोगों को गूगल मैप्स दिखाए थे, याद है? देखो ये बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर की बात हो रही है। क्या इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान बहुत सारे शहर ऐसे नहीं आते आसपास में जहां पे आबादी ज्यादा है, प्लस ये पंजाब वाला एरिया है, यहाँ आबादी ज्यादा है, यहाँ इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, यहाँ लोगों की एक्टिविटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा होगा? देखो आखिरी पॉइंट यही है, दिस फैसिलिटेटेड द इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क्स एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसकी वजह से कंपटीशन भी आया होगा, लोगों ने अपनी सर्विसेज चलाना शुरू कर दी होंगी कि भाई मैं आपको लेकर जाता हूं यहां से वहां। जैसे आज डेवो और कौन से हैं, फैसल मूवर्स है ना, इसी तरह उस जमाने में भी होंगे, कोई हो सकता है उसी जमाने से हो। ठीक है, हमें अब पता चला। ठीक है, आगे चलें। तीनों तीनों फैक्टर समझ आ रहे हैं बेटा? आगे Yes. सर। अच्छा, एड्रेस द इंपॉर्टेंट फेडरल इश्यूज। अब ये फेडरल इश्यूज क्या होते हैं? कौमी इश्यूज, विफाकी। ये जो हुकूमत सेंटर में होती है इसको फेडरेशन के तौर से फेडरल हुकूमत कहते हैं। ठीक है, जिसमें अभी इमरान खान है, ठीक है, वो वाली हुकूमत। बाकी जो होती हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल इश्यूज, जैसे कि द वाटर अपॉइंटमेंट अकॉर्ड सॉल्व्ड 4 प्रोविंस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। 4 प्रोविंसेस का पानी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट था, वो इसने खत्म कराया, अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन के नाम से उसको सेटल किया। सेटल द इशू ऑफ रेवेन्यूशन ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, thus stop the dispute of federal level between provinces and center that were long lasting। इसका मतलब कि जितने मसले इसने सॉल्व किए फेडरल में आके, उसमें एक वाटर का मसला था और दूसरा था रेवेन्यू का। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी एक आम सी मिसाल दे देता हूं। ठीक है, देखो ये था पूरी फेडरेशन में आया था, इसका मतलब पूरे मुल्क में आया था। प्लस लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि ये पंजाब तो वैसे ही जीता हुआ था। ठीक है ना, तो एक बारी इसके पास पंजाब था और एक बारी इसके पास हुकूमत थी पूरी, बेनजीर के टाइम के अगर से हवाले से लें तो इसका मतलब जब इसके पास फेडरेशन आई होगी तो पंजाब भी इसी के पास होगा। ऐसा ही है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बना होगा, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना होगा तो इसने अपने भाई को बना दिया था वहां पे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान तो इसके पास था ही था, पंजाब जो कि पहले इसके पास था और पूरा पाकिस्तान नहीं था नवाज बेनजीर के टाइम पे, अब पूरा का पूरा पाकिस्तान इसके पास था। तो इसने होली सोली सब सॉल्व कर लिया क्योंकि सारे इसी के टीम के मेंबर थे। ठीक है ना, सिर्फ सिंध में जो गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी की थी। तो जितना भी मसले सॉल्व हुए वो इसलिए हुए कि पंजाब जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस था वो और फेडरेशन इसके हाथ में थी। तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस थे मसले सॉल्व होने के, और जो हुए, जो 2 मसले बड़े थे, पानी वाला अकॉर्ड और रेवेन्यू वाला। ठीक है, मैं इसके हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से एक कमेंट अलग से करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, नॉट इन द रिकॉर्डिंग वाला सेशन। ठीक है, अच्छा, खैर फिर भी कर दूंगा, आई डोंट वरी। अच्छा जी, चौथी बात हमने देखी, उसके बाद 5वीं बात देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड 13th अमेंडमेंट। हमने लास्ट किसी अमेंडमेंट का नंबर क्या था हमारी, हमने कौन सी अमेंडमेंट पढ़ी थी लास्ट? 8th अमेंडमेंट। हाँ, इसके आगे जिक्र भी आया उसका, देख रहे हो? अच्छा, 8th अमेंडमेंट तो रिवर्स करना था। हाँ, he introduced 13th amendment, repealed the 8th amendment which had given unfair powers to the president to dismiss prime minister। देखो अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, 88 से 90 तक किसका टाइम था? जरा याद करो, कल किसको करा था हमने? बेनजीर भुट्टो। उसका मसला किससे हुआ था सबसे पहले? गुलाम इसाक खान। गुलाम इसाक खान कौन था? प्रेसिडेंट था। जी सर। क्या उसने बाहर निकाल दिया था? निकाल दिया। उसके पास पावर्स थी, 8th अमेंडमेंट वाली पावर्स थी उसके पास। देखो यहाँ नवाज शरीफ इतना तेज और अक्लमंद और इतना
चालाक था कि उसने आते के साथ ही उस निकालने वाली पावर का इस्तेमाल किया। उसने कहा मैं 13th अमेंडमेंट लेकर आ रहा हूं जो कि 8वीं अमेंडमेंट को खत्म कर देगी। वो क्या खत्म कर देगी? विच हैड गिवन द पावर्स टू द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट एरा। इसका मतलब प्रेसिडेंट अब सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए होगा, सिर्फ पावर्स, अब उसको कोई प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं करेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि नवाज शरीफ कुछ भी करेगा उसको कोई फेंक नहीं सकता। समझ आ रही बात? जो बात है सर। He Yes, sir. was trying to secure himself. ठीक है, अब देखो आगे हुआ क्या। अब उसने ये किया कि प्राइम मिनिस्टर भी बच जाए, कैबिनेट भी बच जाए, असेंबली भी बच जाए। इसका मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स कम करना। he had been used to dismiss 4 prime minister. It has been used for to dismiss 4 prime minister. 4 प्राइम मिनिस्टर्स की वजह से जा चुके थे, ठीक है, इन पावर्स की वजह से जो कि सदर के पास होती थी। It brought back the original shape of 1973 constitution and provided political stability to Pakistan. ये political stability to Pakistan पाकिस्तानियों की नजर में तो है, लेकिन अगर तुम बहुत माइन्यूटली देखो, आज की तारीख में खड़े होके पीछे देखो, तो तुम्हारे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो उस वक्त एक्सपोज नहीं हुए थे और आज एक्सपोज हो चुके हैं, तो उन्होंने ये यकीनन अपने आप को सिक्योर करने के लिए किया था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए नहीं किया था। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है ना, बेनजीर भी यही चाह रही थी और इसने भी यही चाहा। इसने कहा इससे पहले फड्डा अराइज हो, मैं पहले ही पावर खत्म कर देता हूं। ठीक है, और जो इसने किया उसमें कामयाब भी हो गया। ठीक है, तभी यहां सक्सेस में देख रहे हैं हम। लेकिन सक्सेस इसलिए देख रहे हैं कि आपने ब्रॉड बैक द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन द ओरिजिनल फ्रेम। ठीक है ना, उसी ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, ये एक कामयाबी है। लेकिन उस कामयाबी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ताल्लुक था, लेकिन इनिशियली या सबसे बड़ा फायदा उसकी अपनी जात को था कि वो सिक्योर हो गया था। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ अगर कहो तो हम आगे चलें, फेलियर्स को देखें। ये समझ आ गई 5 बातें? मैं रिपीट करूं 5 बातें दोबारा? सर समझ आ गई। मैं इनको आ गई सर, आ गई। इनको 5 बुलेट्स में लास्ट वाला रिपीट कर। मैं लास्ट वाला रिपीट करता हूं, पहले 4 एक साथ बुलेट्स में लेकर जाते हैं। भाई पहला काम, 5 इनके अच्छे काम है। ठीक है, 5 इनके अच्छे कामों में एक ये है कि इन्होंने जो बची कुची नेशनलाइजेशन थी उसको भी आके डी नेशनलाइज किया और प्राइवेटाइज किया बहुत सारी चीजों को। ठीक है, जिसमें से 50 इंडस्ट्रियल यूनिट, 2 मशहूर बैंक्स और एक पीटीसीएल, ठीक है, जो गवर्नमेंट का इदारा था, प्राइवेटाइज कर दिया उसको। इससे क्या हुआ? बर्डन कम हुआ नेशनल ट्रेजरी पे और कॉन्फिडेंस हुआ प्राइवेट सेक्टर को, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होगी। फिर पावर प्रोजेक्ट लगाया, 2 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद मोटरवे बनाई, 3 हो गए। चौथा, मैं अभी ऐसे कर रहा हूं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते कि हमने ये किया ये किया ये किया। फिर इन्होंने फेडरल इश्यूज को डिस्कस किया और फेडरल इश्यूज में बड़े मामला जिसपे लड़ाई थी, जिसमें वाटर और रेवेन्यू कि पानी किसके पास कितना जाएगा, कितनी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल मुल्क है ना, तो सारा पानी का ही मसला है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाला मामला पानी के थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, और फिर रेवेन्यू जनरेशन जो थी उसको भी सॉल्व किया इन्होंने। ठीक है, 4 हो गए। 5वां फैक्टर, इन्होंने 8th अमेंडमेंट को खत्म करने के लिए 13th अमेंडमेंट लेकर आए। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ओरिजिनल प्लेस में वापस आ गया। ठीक है, ये 5 हो गए। 5वां दोबारा बताऊं अमर, 13th अमेंडमेंट लेकर आए थे। कानून जो है 1973 का, अगर उसमें आप कोई चेंजेस करेंगे तो उस चेंजेस को कानूनी जबान में अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई तब्दीली करना। ठीक है, जब भी कितनी बार भी तब्दीली होगी उसको उस नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली हुई तो फर्स्ट अमेंडमेंट, फिर दूसरी हुई तो सेकंड, इसी तरह 8वीं अमेंडमेंट जो थी उसमें पावर्स मिल गई थी बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट को। अब 13th अमेंडमेंट ये लेकर आए जिसमें 8th अमेंडमेंट को कहा कि वो वाली पावर्स जो मिल गई थी वो वापस ले ली जाएं। ठीक है, तो यहां ये काम किया इन्होंने। इसकी वजह से ओरिजिनल जो स्टाइल था 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का वो वापस आ गया और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई पाकिस्तान को कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर को निकालेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सदर निकाल रहा था पहले। करप्शन के चांसेस कम हो गए, सबने ये सोचा था। सबने ये सोचा था। उन्होंने कहा था अगर हम करप्शन करेंगे तो फिर हमें कोई पकड़ेगा नहीं, इससे पहले कोई हमें पकड़े और निकाले, इस कानून को खत्म कर दो। ठीक है, 1.5 होशियार था। 1.5 होशियार।
अच्छा जी, अब फेलियर्स की तरफ देखते हैं, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से फेलियर्स को देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर स्टेट ओन्ड, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स and provided them with loans for business, but this failed due to the mismanagement and the funds went to Sharif family। आ गई करप्शन की कहानी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना, ये बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं और इसके लिए लोगों ने पैसे जमा कराए, कुछ के लोन दिए गए, बिजनेसेस को दिए गए, लेकिन वो जो पैसा हुकूमत के पास आना था वो कहां चला गया? वेंट इन द पॉकेट्स नवाज ऑफ शरीफ की फैमिली में। फैमिली, ठीक है। फिर उसके बाद सेविंग्स ऑफ द पुअर वर वेस्टेड एंड नवाजू, तुम्हारा फिर आ गया नवाजू, नवाज शरीफ, नवाजूस। हाँ ये इसका दोस्त था शायद जिसने बनाया नोट्स। नवाजूज रेपुटेशन वाज डैमेज, ठीक है, इसका मतलब एक धब्बा लग गया इन पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्कैंडल पे। एक सवाल आता है 4 मार्क्स का पास पेपर के हवाले से, वो ये आता है व्हाट वर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्कैंडल, ठीक है, तो उसमें आप ये वाली बात सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स और एक फैक्टर्स और एक डेवलपमेंट यहां दी हुई है, ठीक है। फिर ये शरीयत बिल लेकर आए, ठीक है, ये भी सवाल आता है व्हाट वाज शरीयत बिल, ठीक है। शरीयत बिल वाज पास्ड इन 1991 टू मेक कुरान एंड सुन्ना द लॉ, बट देयर वाज लिटिल डन टू इन्फोर्स द लॉ। इसका मतलब सिर्फ किताबी काम किया, एक्चुअल में कोई काम नहीं किया, ठीक है। द बिल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बिकॉज इस्लाम्स इंक्रीज्ड रोल इन गवर्नमेंट। देखो भाई, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा इस्लाम हो गया, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा इस्लाम। तो गवर्नमेंट ने इस्लाम के लिए काम करने की कानून बनाया, लेकिन ऑपोजिशन ने क्रिटिसिज्म किया कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं लेकर आए आप, ठीक है। एंड नो कॉन्क्रीट मेजर्स वर टेकन टू इन्फोर्स द लॉज, सो रिलीजियस पार्टीज अपोज्ड इट। रिलीजियस पार्टियों को यहां साथ होना चाहिए था, लेकिन रिलीजियस पार्टीज ने भी अपोज किया। क्यों? क्योंकि कोई मेजर्स दिख नहीं रहे थे, सिर्फ कानून था एक कागज पे, उसको इंप्लीमेंट करने की कोई पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। तो दिस वाज अ मेजर फेलियर, द अपोजिशन वाज दिस, इसकी अपोजिशन जो थी एक मेजर फेलियर थी, ठीक है। समझ आ रही बात? आप एक कानून तो लेकर आ रहे थे, लेकिन उसका होमवर्क नहीं किया हुआ था आपने कि वो ग्रास रूट पे उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। फर्ज करो अगर कानून में कोई, मुझे नहीं याद कि इसमें क्या था, लेकिन अगर फर्ज करो इसमें यह है कि हर आदमी नमाज के वक्त नमाज पढ़ेगा और आप डंडा मार के सबको नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आप ये क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, डंडा मार के नमाज पढ़ा लें? या तो इसका कोई वो आएगा कि नहीं भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा, मैं खुद पढ़ लूंगा, आप मुझे मत बताएं, या तो पॉलिटिकली आएगा, या इसका रिलीजियसली कोई ऐसा एस्पेक्ट आ जाएगा जिसपे आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा। तो इसकी कोई कागज के बाद कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं थी जिसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने हवा में एक कानून बना दिया है और उसके लिए आपके पास कोई कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं है। तो ये एक मेजर फेलियर था, ठीक है। अगले 2 पॉइंट देखते हैं, हमारे पास 2 मिनट हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेशन जैसे ही कॉल करूंगा इसी सेशन को ज्वाइन करना दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे वाई वाले 2 सवाल। कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनका प्रेसिडेंट इसहाक खान के साथ दोबारा, इसहाक खान का दोबारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसके साथ? नवाज शरीफ के साथ, दिस टाइम इन 1993। इसका मतलब 2 लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एज ही वांटेड टू अपील the 8th amendment which reduced the presidential powers and wanted to appoint his own army chief, but Ishaq replaced General Abdul Wahid Kakar before he could। अब ये बात समझने वाली है, आखिरी मिनट है, इसको जल्दी से बता देता हूं कि वही चीज जो बेनजीर चाहती थी कि अपने बंदे लगाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, और प्रेसिडेंट की पावर ये कम करना चाहता था। तो इससे पहले कि प्रेसिडेंट को ये हटा देता, 8th अमेंडमेंट की पावर्स कम होने के बाद ये हटा देता, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक मास्टर स्ट्रोक खेला और आर्मी चीफ जो उसने लगाना था बाद में, वो पहले लगा दिया, क्योंकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे था। अगर पावर्स चली जाती प्रेसिडेंट के पास से तो नवाज शरीफ लगाता बाद में आर्मी चीफ, इससे पहले आर्मी चीफ वो लगाता और प्रेसिडेंट की पावर चली जाती। प्रेसिडेंट ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कि जाते जाते एक काम और कर जाऊं, उसने आर्मी चीफ नॉमिनेट कर दिया, कौन? अब्दुल वहीद काकड़, ठीक है, नवाज शरीफ से पहले। Thus the tension and the clashes between these two increases and the foundation of government weakened, ठीक है। It became a major cause, ठीक है, of ending the नवाज शरीफ रूल। फिर आखिरी पॉइंट है, यह आखिरी पॉइंट अभी खत्म हो रहा है, इस वक्त मैं टाटा बाय बाय करता हूं, नेक्स्ट सेशन कॉल करता हूं, फौरन आखिरी पॉइंट से शुरू करेंगे। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, आप लास्ट पॉइंट देख लें वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय, मैं सेशन रिकॉल कर रहा हूं। अरे 1 सेकंड रुको 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 रुको, हमारे पास 4 मिनट है, हम खत्म कर सकते हैं, मुझे 4 मिनट एडिशनल मिले। थैंक यू। सॉरी अगर कोई गया तो वापस आ जाओ। अच्छा जी, जनरल जहांगीर करामत
ये एक और जनरल थे, ठीक है, was dismissed by Nawaz Sharif due to his suggestion being considered military intervention. अब ये पॉइंट समझाता हूं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. The dismissal of this 4-star general damaged civil military relationship and paved way for military coup. ठीक है. अब यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि जनरल जहांगीर करामत, ये एक जनरल थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनको डिसमिस किया नवाज शरीफ ने. क्यों? ड्यू टू हिज सजेशंस, जो उन्होंने सजेशंस दी, ठीक है, जो कि कंसिडर की गई कि ये मिलिट्री की इंटरवेंशन हो रही है गवर्नमेंट के अंदर. नवाज शरीफ को बुरा लगा कि आप अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं, आप ये ना करें. ठीक है, उन्होंने, नवाज शरीफ ने इनको डिसमिस कर दिया क्योंकि पावर इनके पास आ गई थी 8th अमेंडमेंट खत्म होने के बाद. ठीक है, दिस dismissal of 4-star general damaged civil military relationship and pave way for military coup. अच्छा, जल्दी से सर्च करो, मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करता हूं. जल्दी से सब गूगल पे जाओ और सर्च करो जो मैं कर रहा हूं. जनरल जहांगीर करामत. मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, ये इनके सेकंड टेन्योर का बंदा होगा. ये कब आर्मी चीफ बने? ठीक है, 2 मिनट है हमारे पास. आर्मी चीफ कब बने? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां आ रहा है. ये 1996 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने. देखो यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों, ये देखो नजर आ रहा है तुम लोगों को? सर. अब बात सुनना मेरी तरह गौर से. आखिरी 2 मिनट है, 2.5 मिनट है, ये सुन लो जरा. देखो ये जितनी बातें हैं ना ऊपर, ये नवाज शरीफ के पहले टर्म की हैं. ठीक है, पहला टर्म जो कि 92-93 वाला था. ठीक है, बेनजीर के जाने के बाद. ठीक है, 91, 92, 93 वाला. उसके बाद बेनजीर आ गई थी दोबारा. बेनजीर के बाद दोबारा नवाज शरीफ आया था. ठीक है, 1996 में. अभी अभी हम जाएंगे ना नीचे तो यही वाला पॉइंट रिपीट हो रहा होगा. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये नवाज शरीफ के सेकंड टर्म का है. ठीक है, ओवरऑल फेलियर्स में ये पहले टाइम का है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये वाला, ये सेकंड टर्म का है. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को यहां देख लो, एक 1993 की है और एक 1996 से 1999 वाला है. ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये जो जनरल जहांगीर करामत वाला पॉइंट है, इसको समझ लो, ये तुम्हारा मुशर्रफ से रिलेटेड पॉइंट है. ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? उसकी वजह यह है कि जनरल जहांगीर करामत को जब डिसमिस किया तो ये मुशर्रफ को लेकर आया एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ठीक है, और फिर मुशर्रफ से भी ताल्लुकात खराब हुए और फिर मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप किया. ये जो यहां लिखा हुआ है ना मिलिट्री कूप, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था इन 1999, 12 अक्टूबर 1999. ठीक है, मुशर्रफ ने कहा नवाज शरीफ को, चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर. हाँ, और जब तुम्हें वो बात पता चलेगी आगे जाके तो तुम्हें ज्यादा बेहतर अंदाज से पता चलेगा. ये आखिरी सेकंड्स हैं. ठीक है, और मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि हमने सक्सेस और फेलियर्स किए हैं नवाज शरीफ के दौर के. ठीक है, दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, दीज आर सक्सेसेस एंड द फेलियर्स ऑफ नवाज शरीफ इंटायर टाइम, दोनों टेन्योर के हवाले से. और हम अगली बारी में जाके देखने लगे हैं 93 में उनको कैसे बाहर निकाला, क्या वजह थी, क्या फेलियर्स थे. बेसिकली 93 के फेलियर्स पता चल जाएंगे और 99 के फेलियर्स पता चल जाएंगे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. यही लिंक व्हाट्सएप वाला दोबारा ज्वाइन करो. सिर्फ यहां से सेशन डिसमिस करके दोबारा कॉल कर रहा हूं. ठीक है, द यूट्यूबर्स, वॉच माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.